हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने स्टार्ट किया था वायुमंडल किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ है, इसमें कौन कौन सी गैसें विद्यमान हैं, इसकी रचना कैसे होती है। आज हम स्टार्ट करते हैं उसमें और आगे वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी कि वायुमंडल जो है, जो हमारे पृथ्वी से सटा हुआ है गुरुत्वाकर्षण के कारण, उसमें लेयर पाई जाती हैं और वह लेयर तापमान, घनत्व और दबाव में अंतर के कारण पाई जाती हैं। तो वायुमंडल अलग घनत्व और तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह घटता जाता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के पास घनत्व अधिक होता है क्योंकि उस पर दबाव अधिक होता है धरातल के निकट, तो इसलिए वहाँ पे वह सघन होता है और घनत्व भी अधिक पाया जाता है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को विभिन्न परतों में बांटा गया है। सबसे पहले है क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो जो ट्रोपोस्फियर या क्षोभमंडल है, यह पृथ्वी के धरातल के निकट की सबसे निकट की परत है। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है। जो एवरेज है वो लगभग कितना हो गया, लगभग 13 किलोमीटर। तो ध्रुवों पर यह मात्र 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, जबकि विषुवत रेखा पर यह 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। समस्त मौसमी घटनाएं जैसे कि वर्षा, तूफान, ओलावृष्टि, आंधी, वर्षा, मेघ गर्जन, तड़ित झंझा, हवाएं, सारी जो मौसमी घटनाएं हैं इसी परत में होती है। तो इसीलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे अधोमंडल, संवहनीय मंडल एवं विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित गैसों का 95% भाग क्षोभमंडल में ही पाया जाता है। यानी कि हमारे वायुमंडल में जो टोटल गैसें हैं उनका 95% भाग कहाँ पे है, केवल जो पृथ्वी के धरातल के निकट की सबसे निकट की जो परत है क्षोभमंडल, उसी में ही पाया जाता है। भूमध्य रेखा पर क्षोभमंडल की ऊंचाई अधिक होने का प्रमुख कारण यहाँ पर चलने वाली संवहन धाराएं हैं। यानी कि पृथ्वी जो हमारी है उसके बीचों बीच में एक विषुवत रेखा है जहाँ पे सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं और वहाँ पे तापमान अधिक होने के कारण वहाँ पे संवहन धाराएं चलती हैं। तो उनके कारण जो है यहाँ पर विषुवत रेखा पर जो ऊंचाई है वह अधिक पाई जाती है, जो ऊष्मा को पर्याप्त ऊंचाई तक ले जाती है। यही कारण है कि किसी भी अक्षांश पर क्षोभमंडल की ऊंचाई शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। इस परत में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है। तो 165 मीटर पर कितना तापमान गिर जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है, अर्थात कम हो जाता है धरातल से अंतरिक्ष में जाने पर। तो इस आधार पर 1 किलोमीटर पर कितना हो गया, लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। और इस गिरावट को तापमान की सामान्य ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। मानव के लिए क्षोभमंडल वायुमंडल की सभी परतों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों, अभी बताया है कि इसमें सारी जो घटनाएं इसी परत में घटित होती हैं, जैसे कि आंधी, तूफान, वर्षा, हवाएं, चक्रवात, सभी कहाँ घटित होती हैं, इसी परत में घटित होती हैं।
और इसमें इम्पोर्टेंट एक बात और बताता हूँ कि इसकी ऊपरी परत में एक और हवा चलती है जिसका नाम है जेट स्ट्रीम, जेट वायुधारा। इसकी जो खोज है वह 1942 से 1945 तक, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इसकी खोज हुई थी। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एक पतली परत पाई जाती है जिसे कहते हैं क्षोभ सीमा। तो क्षोभ सीमा यह एक 1.5 किलोमीटर मोटी परत है जिसमें क्षोभमंडल और समताप मंडल दोनों के गुण पाए जाते हैं। यानी कि एक संक्रमण पेटी है जिसमें समताप सीमा और क्षोभमंडल के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं समताप सीमा की। तो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। और क्षोभमंडल कहाँ तक विस्तृत थी? वह 8 से 18 किलोमीटर के बीच विस्तृत है। यानी कि जो औसत एवरेज है वो लगभग 13 किलोमीटर था। और समताप मंडल का कितना है? 50 किलोमीटर है। यानी कि ये धरातल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसकी खोज टीजरेंस डी बोर्ट ने की थी। इसकी मोटाई भूमध्य रेखा पर कम तथा ध्रुवों पर अधिक होती है। इसके निचले भाग में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिस कारण इसे समताप मंडल कहते हैं। इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में वृद्धि होती है। यानी कि समताप मंडल में पहले 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान समान रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। और उसके बाद फिर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में परिवर्तन होता है। और यह परिवर्तन ओजोन गैस के कारण होता है, क्योंकि 15 से 35 किलोमीटर तक तो ओजोन गैस सर्वाधिक है, लेकिन उससे अधिक ऊंचाई तक भी ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज से वो अवशोषण करके हमारी रक्षा करती है। ठीक है। अगर अल्ट्रावायलेट रेज ओजोन गैस ना रोके तो यह पृथ्वी पर सीधे आ जाएंगे और मनुष्य पर त्वचा कैंसर, कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद आदि बहुत सी बीमारियां, फसलों में बीमारियां आदि हो जाएंगी। तो यह जो ओजोन गैस है वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। और सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है? यह 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में ही पाई जाती है। अब चूंकि इस परत में तापमान समान रहता है और कोई हलचल नहीं होती, इसलिए यह वायुयान उड़ान के लिए एक आदर्श परत मानी जाती है। समताप मंडल की बाह्य सीमा को समताप सीमा कहते हैं। यानी कि समताप मंडल है, इसकी लास्ट जो सीमा है उसे समताप सीमा कहते हैं। और समताप सीमा में समताप मंडल और मध्य मंडल के गुण पाए जाते हैं। एक संक्रमण पेटी है। तो समताप मंडल में कभी कभी मोतियों जैसी आभा वाले दुर्लभ बादल दिखाई देते हैं, जिन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स या मुक्ताब बादल कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है भाई कि वैसे तो जो मोस्टली बादल हैं कहाँ बनते हैं? वो क्षोभमंडल में बनते हैं, लेकिन कभी कभी विशेष परिस्थितिवश समताप मंडल में भी कुछ बादल बनते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? मुक्ताब बादल या मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। अब बात करते हैं मध्य मंडल की। मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फीयर। समताप सीमा के ऊपर मध्य मंडल है और इसका विस्तार 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। देखिए, जो सबसे पहली परत थी क्षोभ सीमा, उसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर थी। समताप मंडल की 50 किलोमीटर थी और मध्य मंडल कितनी है? 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह परत पाई जाती है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान गिरने लगता है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तापमान रह जाता है।
यानी कि जो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक यहाँ पे तापमान गिरकर -100 हो जाता है। मध्यमंडल की ऊपरी सीमा को मध्य सीमा कहते हैं। कुछ अक्षांशों में ग्रीष्म ऋतु में मध्यमंडल में निशादीप्त मेघ यानी कि नोक्टिल्यूशन क्लाउड्स बनते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे भी कुछ बादल बनते हैं जिन्हें निशादीप्त मेघ या नोक्टिल्यूशन क्लाउड कहते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि इस परत में आकर जो आपके एस्टेरॉयड हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं या उल्का पिंड है, वो यहाँ पे आकर घर्षण के कारण जल उठते हैं और उनकी राख यहाँ पे इस मंडल में रह जाती है। तो यहाँ पे जो जलवाष्प कभी कभी पहुँच जाती है इस मंडल तक और वो यहाँ पर इनके साथ जमकर बादलों का निर्माण करती है, जिसे निशादीप्त मेघ या नोक्टिल्यूशन क्लाउड कहते हैं। आयन मंडल या आयनोस्फीयर। मध्यमंडल सीमा के ऊपर 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल है। देखिए भाई, कहीं कहीं पे यह है 640 की जगह केवल 400 किलोमीटर ही लिखा है। तो अलग अलग बुक में कुछ डाटा अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है। तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये भी बता दिया कि 80 किलोमीटर से लेकर 640 या कहीं कहीं पे 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल का विस्तार है। यहाँ पर उपस्थित गैस के कारण, जो यहाँ पे गैस होती है, उनके कारण यहाँ पे कण आवेशित होते हैं। सॉरी, ये कण है भाई, गैस के कण आवेशित होते हैं। ऐसे विद्युत आवेशित कणों को आयन्स या आयन कहते हैं, अतः इस परत का नाम आयन मंडल रखा गया है। आयन मंडल पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेज देती है। इससे पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण में सहायता मिलती है। अब लास्ट परत है बाह्य मंडल, यानी कि एक्सोस्फीयर। इसे एक और नाम से जाना जाता है आयतन मंडल। यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है या सबसे ऊपरी परत है। बाह्य मंडल की बाहरी सीमा अनिश्चित है, यानी कि इसकी ऊंचाई जो है अनिश्चित है, कहीं पे कम या कहीं पे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे पड़ा है कि 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार है। तो इसे अंतरिक्ष व वायु पृथ्वी के वायुमंडल की सीमा माना जा सकता है। किसी बाह्य मंडल को पृथ्वी और वायुमंडल के सीमा माना जा सकता है। इसके बाद अंतरिक्ष का विस्तार है। इसमें हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की प्रधानता है। इस परत में वायु बहुत ही विरल है और धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। आई होप जो ये लेयर हैं वायुमंडल की, आप सभी की समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।